So friends, today we will discuss about the Gauss law. Gauss law फिजिक्स के अंदर जो एनक्लोज सरफेस है, the distribution of charge or electric field in a closed surface is actually dealt by Gauss law. Gauss law या Gauss theorem बेसिकली क्या है? एक क्लोज सरफेस के अंदर उसके अंदर कोई अगर चार्ज, पॉइंट चार्ज उसके अंदर ऑक्यूपाई होता है तो उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड ओवर द सरफेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, व्हाट कुड बी द फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ओवर द कर्व सरफेस. एक हाइपोथेटिकल सरफेस, इट इज ए गॉसियन सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज गिवन बाय गैस लॉ थ्योरम, गैस लॉ, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम. ओके, एंड एज पर द गॉस थ्योरम the electrical flux of a closed surface is equal to 1 upon electrical constant or permittivity of the medium into the charge. What is this? यानी गॉस लॉ ये कहता है कि the flux of a closed surface is denoted by this on integration of closed surface flux. Total flux of the total curved surface is equal to the total charge entrapped inside a hypothetical closed surface upon epsilon naught, the electric constant of permittivity of particular medium. यानी मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू हमने पोजिशन किया है और उसकी चारों तरफ एक hypothetical sphere in 3D, not in 2D, in a space, if it is enclosed in a 3D having the radius of r, then this electrical field, electrical flux, what will be this one? This one will be given by q upon epsilon naught, and it is all around the sphere. All around the sphere is a total integration of this all vector. Flux is क्या पढ़ा था हमने? Electrical field vector on a certain area, right? Flux is a function of area. ठीक है, अब देखिए कैसे हम इस थियरम को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं. देखिए, पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर मान लीजिए एक छोटा सा एरिया हम लेते हैं, बेसिकली इट इज स्फीयर. ओके, गॉसियन सरफेस, पहले गॉसियन सरफेस को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं. गॉसियन सरफेस इज ए जियोमेट्रिकल, इज ए हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर. इट मे नॉट बी एक्चुअली प्रेजेंट इन एक्चुअल. मान लीजिए गॉसियन सरफेस यहाँ पे बोले कैसे, यहाँ पे एक चार्ज रखा, बोले भाई इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या है, तो गॉसियन हाइपोथेटिकल सरफेस अगर कंसीडर करते हैं, इट इज एक्चुअली देयर, it's no problem. If it is not there, then also you can think the Gaussian surface hypothetically. Gaussian surface को हम hypothetically सोच सकते हैं कि ऐसा ही कोई surface होगा जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जनरेट कर रहा है और एक पर्टिकुलर अराउंड द स्पेस वो कैसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जनरेट कर सकता है, वो गॉसियन थ्योरम से हम कर सकते हैं. सो एक पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर अगर कोई चार्ज एंट्रैप्ड है इनसाइड दिस वन, सो the electrical field over here, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अंदर कितना होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फील्ड E है, इट्स अ वेक्टर. ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड E है एंड दी छोटा सा एक हमने सरफेस एरिया लिया है, ये है सपोज दिस इज ds. छोटा सा एक सरफेस एरिया लिया है, सपोज इट इज ds. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के एग्नेस्ट में इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब इसे यहाँ पे भी एक पॉजिटिव, हमने यूनिट चार्ज लेते हैं, यूनिट चार्ज लिए तो इसके मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगा वेरी स्मॉल लिया तो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का. द डायरेक्शन विल बी इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया, नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ द सरफेस एरिया, बिकॉज हर एक रेडियस की जितने डायरेक्शन है, द रेडियस डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर
यहाँ पे सारी जगह में दिस इज द टेंजेंट नॉर्मल, इज द नॉर्मल। सो ये सारी जो है दिस विल बी द इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन ऑफ एनी स्फीयर, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से, हर एक पॉइंट में ऐसा ऐसा उसकी डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड का ऐसे होगा टेंजेंट के हिसाब से, दिस द इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर। अब देखिए पर्टिकुलर अगर मैं छोटा सा स्मॉल सरफेस लेता हूं, तो इसकी जो एरिया है, डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर, यू सी this is a sphere like this, you can consider like this is a sphere. So particular area of this surface, इसके क्या होगा ना, this is also will be perpendicular to this tangent, perpendicular to this tangent, it means this is also area vector का जो है the ds vector, it is also direction is parallel to this is the normal to this surface area, that is tangent की perpendicular, this is also tangent to perpendicular, this is also tangent to परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और ये टोटल हर जगह में सेम चीज दिखेगा कि इसकी जो पर्टिकुलर एरिया होगा दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ डीएस, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ डीएस, डीएस भी इसका भी डीएस ऐसे होगा, इसका भी अगर ऐसा होगा तो इसकी भी जो डीएस की डायरेक्शन होगा दिस इज ऑल्सो सेम डायरेक्शन डीएस, ठीक है, सेम डायरेक्शन डीएस होगा। तो एवरीवेयर द डीएस एंड ई is equal actually parallel to each other, correct? So the angle between these two are 0, angle between these two is the 0 degree, right? Now यहाँ पे electrical flux, if you consider the electrical flux here, so phi is equal to, we can calculate this one, this is E, vector E, because this is a dot product, because phi is the number of electrical vectors, number of lines in a particular area, उसको हम flux line बोलते हैं। Flux line is the field line, number of field line, it's a quantity which is scalar, so and it is actually function of electrical field and the surface area. So phi is vector E ओवर वेक्टर डॉट वेक्टर ds, ये वेक्टर फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लें तो क्या हो जाएगा ना, दिस इज mod of E, then mod of ds, and this is because of cos product, this is cos theta, sorry dot product, so it is cos theta. Now in case our this is 0 degree, so cos theta हमारे केस में यहाँ पे क्या है, दोनों पैरेलल है, so cos 0 this is 1। क्यों cos theta लिया, आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में देखा है, अगर ये एंगल मान लो यहाँ पे एक फील्ड है और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर जो है ये मान लो ऐसे करके है, तो दोनों में थीटा है, तो बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सो दिस विल बी, so field will be E into ds into cos theta, हम लेते हैं फ्लक्स के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री है, so this will be mod of E and mod of ds into cos 0, so this is 1, so this is mod E mod ds and 1, this is phi of particular surface, this is phi of a particular surface। अब देखिए अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करता हूँ, ये पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल सरफेस के टोटल फ्लक्स की बात करता हूँ, तो ये जो टोटल स्फीयर है, इस स्फीयर जो है छोटे एलिमेंट है, सरफेस एलिमेंट है, ये स्फीयर बेसिकली स्फीयर 2D में बॉल जैसे, ठीक है, ऐसे मान लो छोटे अगर इसके अंदर हम इसके ds ले लेते हैं, सो इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस स्मॉल एरियाज इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ऐसे छोटा एरिया अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें और हर एक एरिया के ऊपर इसकी जो नॉर्मल है, आप देखिए जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो इसकी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल होगा, हर एक सरफेस के ऊपर ऐसे करके होगा, मतलब इसका अगर ये अगर बॉल होती तो इसकी डायरेक्शन ऑफ
ऊपर की सरफेस में ऐसा होगा, उस साइड में ऐसा होगा, इस साइड में ऐसा होगा, अलग अलग पॉइंट में normal this one, this is normal, 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 all. So total area, total flux will be integration हो जाएगा इसको total phi integration, इस surface integration है, surface integration मतलब it's not a line integration, line integration में single होता है, line integration में आप लोग देखें it is a graph line, so the single integration, it is actually double integration, so we will call it as a surface integration because it has दो लाइन सरफेस यानी लेंथ एंड ब्रीथ दोनों है, ठीक है, इस केस में बिकॉज ऑफ सरफेस, ठीक है, टू डायमेंशन, सो इट इज एक्चुअली सरफेस इंटीग्रेशन एंड दिस इज द फाई, सरफेस इंटीग्रेशन टोटल जो फाई होगा वो टोटल इसके फ्लक्स होगा. अब नाउ इट इज ए क्लोज सरफेस, सो वी विल डिनोट इट विद द क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन. क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन फाई इट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, now this will be integration of again, this is more of vector E and vector D, right? So this is actually, अब देखिए E हर जगह में कांस्टेंट है because E is हर जगह में कांस्टेंट है. Why E is constant? Because E is nothing but the Q by R square. E is nothing but the Q by R square into 4 pi epsilon naught. ठीक है, every जगह, every point on this sphere it is Q is constant, so we will let it go out in and write it as a E mod E, हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं. So this is the integration of direct ds, integration of direct ds of this sphere, ठीक है. So now the integration of ds is how much actually? यहाँ पे देखिए, इसकी अगर टोटल सरफेस की एरिया की हम स्फीयर का इंटीग्रेशन करते हैं, जो स्मॉल एरिया है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज नथिंग बट द 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर. नाउ सी, so phi closed surface phi, this is surface integration of phi total flux is equal to integration of E ds. So what we find here, E into 4 pi r square. And what is E? E is nothing but the Q by 4 pi r square. So it is again 4 pi r square. So this is 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught and r square. So 4 pi r square is cutting, neutralizing, so हमें क्या मिल गया, Q by epsilon naught. So total flux of surface area, this one is Q over epsilon naught as suggested by Gauss theorem. It is now proved. अब देखिए क्या हुआ, टोटल चार्ज, थोड़ा सा फंडामेंटली हम अंडरस्टैंड करें. This total charge actually distributed over this one. जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी आपको कॉन्सेप्चुअलाइज कराया था कि टोटल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यानी टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज इज ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल 4 पाई r स्क्वायर ऑफ स्फीयर. और इस केस में जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स है, दिस इज ऑल्सो, इसकी परमिटिविटी की, डिपेंडिंग अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन दिस सरफेस, इफ इट सॉलिड सरफेस या हॉलो सरफेस व्हाटएवर, तो इसके अंदर जो मीडिया है, इसके अंदर जितना मीडिया है, मीडिया के डिपेंड इलेक्ट्रिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करके, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करके परमिटिविटी से वो फ्लक्स कितना निकलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन निकलेगा. सो फील्ड लाइन नाउ also distributed over the 4 pi r square. So why it is independent of r, that I am trying to say. A particular area होगा, मान लो total flux depending on this parameters, this is n number of electrical field line, yes, vectors going out from this q plus charge. तो q plus charge के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है, यानी वेक्टर लाइन है, फोर्स वेक्टर लाइन है, वो इतना निकल रहा है.
सो ये पर्टिकुलर आर स्क्वायर में ये जा रहा था, दूसरा में नंबर तो सेम है, वो दूसरा 5 पाई आर, मान लो एक पर्टिकुलर रेडियस यहाँ पे, ये वाला रेडियस मान लो ये r1 था, नेक्स्ट केस में ये r1 था, नाउ दिस इज 4 पाई r1 स्क्वायर एंड दिस इज 4 पाई r स्क्वायर r2 स्क्वायर, सपोज दिस इज r2 स्क्वायर। सो दोनों केस में देखिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज द सेम whether you are going out or going in. So total flux, remember, so total flux, what will be the flux? Total flux is nothing more than 4 pi r1 square, and flux 2 for this surface, flux 2, suppose this is flux 2 and this is flux 1, so flux 2 is again 4 pi r2 square. So what is happening? So number of field line actually depending, affecting this, total flux, and that depends on the number of field line कैसे डिपेंड करेगा ना, वो चार्ज क्यू के ऊपर डिपेंड करेगा एंड द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। तो किस लिए फाई ये ऐसे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस ऑफ दिस सरफेस कितना स्फीयर के ऊपर है, वो हमने आपको बता दिया कि भाई because the total field line actually coming out of this field, this charge, it not depend upon this radius of this one. Total number flux is nothing but the total field line of a particular surface. So this is okay. Now छोटा सा यहाँ पे आप देखिए, जो हमने गॉसेस लॉ में जो प्रूव किया है, this is q by epsilon naught. This is only valid for a point charge, which is a function of E is, as you read earlier, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई E जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड is actually varies upon the r square surface, because E is actually q1 q2 by r square and this is 4 pi epsilon naught. ठीक है, सो ये जो है जितने आर स्क्वायर सरफेस है, दोज आर इलेक्ट्रिकल फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द आर स्क्वायर वैल्यू, यानी आर स्क्वायर के इनवर्स में जो सरफेस आपको बिहेव करेगा, जो पॉइंट चार्ज में जो फील्ड, सो उस केस में गॉस लॉ विल बी एप्लीकेबल। यानी मान लीजिए, मैं अब क्लियर करता हूं कि मान लीजिए एक सरफेस, इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर मान लो एक पर्टिकुलर सरफेस के अंदर स्पेस की, अब मैं यहाँ पे एक डाइपोल ले लेता हूँ, मान लीजिए एक डाइपोल में यहाँ ले लेता हूँ। नाउ सी, कैन यू प्रूव दिस वन गॉस लॉ? नो, बिकॉज दिस फंक्शन, एज यू रिमेंबर, दिस इज this will be actually this electrical field of any point on this sphere, it will be varied upon 1 upon r3। ठीक है, पीछे जाके आप दूसरे टॉपिक्स में देखिए जहां पे हमने डाइपोल के ऊपर सेशन किया हुआ है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पर्टिकुलर डिस्टेंस, आइदर इट इज इन दिस डिस्टेंस ऑन दिस एक्सिस और इन इक्विलेटरल पॉइंट ऑन दिस पॉइंट इक्विलेटरल, सो ये आर स्क्वायर के फंक्शन में चलेगा, आर क्यूब के फंक्शन में, इनवर्स में। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यू विल सी, तो यहाँ पे हमने जो टोटल क्लोज सरफेस में फाइल लिया था, दिस इज व्हाट इज ई डी एस। ओके, नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड एवरी जाएगा, दिस इज चेंजिंग, इलेक्ट्रिकल फील्ड इट इज चेंजिंग। सो सपोज दिस इज फंक्शन ऑफ सम कांस्टेंट, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड k by r क्यूब। ओके, उसमें डायरेक्शन में करके देखा था हमने 2 पाई r क्यूब लाइक दिस, 2 पाई k क्यूब लाइक दिस, a क्यूब, एंड दिस इज द डाइपोल डिस्टेंस। ये पीछे की आप जाके देखिए, सो लाइक दिस सम कांस्टेंट k इज सम कांस्टेंट लाइक दिस, राइट। सो यहाँ पे हम यहाँ पे बाहर कर लेते हैं, सो e is the k by r cube, okay, and this is because r is constant everywhere for a particular this one, so this is now 4 pi r square, the distance integration of ds,
So this will be k by r cube, and this is 4 pi r square because of this total sphere. In this case, for a dipole entrapped in a hypothetical surface of Gauss, तो उस केस में क्या हो जाएगा? So this will be like this. So in this case, what will happen? So ये एक r रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक पर्टिकुलर कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट आ जाएगा, and this will be एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे जरूर रहेगा, यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा. यहाँ पे देखिए, तो व्हाट आई मीन टू से, दिस बिकम्स सम अदर कांस्टेंट एंड इट विल बी सम फंक्शन ऑफ r. एक r फंक्शन रह जाता है. तो इन दिस केस जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा और डाइपोल इन ए गैस हाइपोथेटिकल सरफेस के अंदर, यू नो एनक्लोज सरफेस के अंदर, तो ये हो जाएगा जो फाई विल बी वेरीज एज 1/r, जो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ r के ऊपर से वो वेरी करता रहेगा, जो गॉस लॉ में नहीं प्रूव हो सकता है. ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है कि भाई पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट दे दे तो गॉस लॉ वहां पे रेडियस के हिसाब से काम करता है ना, क्यू चार्ज ऊपर. दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर दिस. Okay, so hope you understand what is understood this one. Gauss is a particular surface जो सिमेट्रिक हो, जो एजेंशन गॉस के अंदर लिया हुआ है कि इसके अंदर चार्ज कहीं भी हो, हम सोच सकते हैं कि इट इज इन द सेंटर ऑफ दिस वन एंड टोटल दिस हाइपोथेटिकल सरफेस व्हिच इज सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकली. ठीक है, जैसे सिलेंडर का भी हम ज्योमेट्रिकली ले सकते हैं, वो हम दूसरे प्रूफ में अभी आएंगे. ठीक है, ये दोनों सरफेस कोई ना कोई एक सरफेस को दो सरफेस बना सकते हैं गॉस के हिसाब से. तो इसको हम इन दोनों को आपस में सिमेट्री मान लेंगे पर्टिकुलर सरफेस को, और इसको आपस में ये जो कर्व है इसको कर्व सरफेस को भी एक सिमेट्री मान लेंगे. तो हम कोशिश करेंगे जितना सिमेट्रिकल सरफेस हो तो वो हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस होता है, और उसकी बेस में जो क्लोज सरफेस फ्लक्स है दैट इज q by epsilon naught, and which is not proved by a dipole like things entrapped inside a surface, closed surface. Hope you understand. Okay.